another very important topic today that we have taken is from economy, polity and economy and environment. अगर ये आपका अच्छे से prepared है ना, तो you can secure good marks. But environment prepare करना becomes a bit tough because it has become a very dynamic subject now. So what we need to do is कि for that we need to compensate with history. Okay, prelims के sorry. Okay. So for that what we can do is we can compensate our preparation with history, because history is a static subject, although it is very vast, right? But we can compensate, but you cannot skip because 20 to 30, 33, 32 questions आ सकते हैं environment वाले section से, ठीक है? Although it is very dynamic in nature, but you cannot afford to skip it. Now back to the lecture. Deposit insurance and credit guarantee. दो टर्म तो यहीं पे मिल गए हमें. First one deposit insurance, the second was credit guarantee. Deposit insurance का मीनिंग क्या होता है? Okay, that we need to understand. और credit guarantee का भी मीनिंग क्या होता है? That also we need to understand. In one of my earlier lecture also we have talked about credit guarantee. ठीक है? तो पहला तो है deposit insurance. A very interesting story with respect to deposit insurance is insurance fraud से related आपको बताऊंगा मैं अभी. Deposit insurance का मतलब है कि अगर एक बैंक है, ठीक है, बैंक में आपका डिपॉजिट है, आप अगेन XYZ बन जाते हैं, आपके 500 रुपए का डिपॉजिट है, फॉर एग्जांपल 5 लाख का डिपॉजिट है, तो बैंक क्या करेगा? आपके इस इन्वेस्टेड पैसे को बैंक लोन के फॉर्म में देगा. अब ये लोन बैंक का एसेट हो गया, ठीक है, और आपका डिपॉजिट जो हो गया वो बैंक की लायबिलिटी हो गई. तो बैंक क्या करेगा? आपका अर्निंग, बैंक की अर्निंग कहां से आएगी? इस लोन के इंटरेस्ट पेमेंट से बैंक अर्न करता है. अगर इफ यू कंसीडर कि द बैंक फेल्स टू जनरेट इनफ रेवेन्यू, या बैंक रन हो जाता है, या बैंक रन्स इनटू अ स्टेट ऑफ पेरिल. पेरिल मतलब बैंक, इफ बैंक इज नॉट एबल टू रिटर्न, लाइक अभी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के साथ हुआ, या येस बैंक के साथ हुआ, कि बैंक्स का एनपीए बहुत ज्यादा हो जाता है, फॉर एग्जांपल नॉन परफॉर्मिंग एसेट. अब एसेट हमने देखा कि क्या है? लोन है, ठीक है. नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब ये लोन परफॉर्म नहीं कर रहा. परफॉर्म का मतलब ये लोन इज नॉट पेइंग द इंटरेस्ट, ठीक है. अगर ये बैंक है, इस बैंक ने किसी एक पर्सन को या कॉर्पोरेट को लोन दे रखा है, अब वो पर्सन या कॉर्पोरेट उस लोन पे जो इंटरेस्ट रेट है वो पे नहीं कर रहा है, तो बैंक अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट रेट कहां से पे करेगा? बिकॉज दिस पर्सन ऑल्सो हैव टू अर्न इंटरेस्ट. ओके, अब क्या हो गया कि जब एसेट साइज डिक्रीजेस एज कंपेयर टू द लायबिलिटी, इन दैट केस बैंक रन हो जाता है. बैंक रन इज, बैंक की हालत खराब है, बैंक इज नॉट एबल टू पे द डिपॉजिटर्स देयर इंटरेस्ट. ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि सारे डिपॉजिटर्स देखते हैं कि इस बैंक की हालत तो खराब हो रही है, हम अपना पैसा लेके भाग जाते हैं, है ना, बिकॉज हु विल अफोर्ड द रिस्क, बिकॉज द बैंक इज नॉट हैविंग साउंड फाइनेंशियल हेल्थ. इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि people start withdrawing their money, but bank is not having enough money at any point in time to pay all its depositors. क्यों? क्योंकि अगर बैंक ने 100 रुपए लिए थे लोगों से, अगर 100 रुपए जमा करवाए थे लोगों से, तो ये कम से कम 90 रुपीज या 80 रुपीज या 70 रुपीज तो लोन में दे चुका होगा दूसरे लोगों को. ओके, और बाकी कुछ पैसे जो बचे होंगे वो अपनी CRR SLR लायबिलिटीज पूरा कर रहा होगा. CRR SLR, a very simplistic assumption we are going to take, है ना, बहुत टेक्निकल नहीं, एक सिंपलिस्टिक assumption to make our understanding clear कि how it functions. ठीक है, तो अगर CRR 4% है और SLR 18% है, अभी तो 19 है,
तो 22% तो ये पैसे इसके पास रखे होंगे और बाकी पैसे इसने लोन में दे दिया होगा। और मतलब 100 रुपए में से, डिपॉजिट में से 22 रुपए रखे हैं और बाकी 78 रुपीज लोन में लोगों को दे चुके हैं। ओके, अब क्या हुआ कि सारे डिपॉजिटर्स जिन्होंने ये 100 रुपए डिपॉजिट किए थे, दे केम एंड से कि भैया हमारे पैसे लौटाओ, तुम्हारे बैंक की हालत तो खराब हो रही है, मुझे पैसे दो मेरे, मैं जा रहा हूं। तो अब इसके पास पैसे तो है नहीं क्योंकि इसने 78 रुपीज लोन दे रखा है लोगों को, है ना। अगर होंगे भी तो इतने ही होंगे कि मान लो 30 रुपीज इसके पास हो, ये मान लेते हैं एक सिंपलिस्टिक अजम्पशन कि 48 रुपीज ही इसने लोन में दिए थे, 30 रुपीज अपने पास रखा था, तो ये 30 रुपीज ही तो रिटर्न कर पाएगा 100 में से। और अगर हम ये भी जोड़ लें, ये वाला जो पैसा SLR और CRR में रखा था, ये वाला भी अगर जोड़ लें रिटर्न करने के लिए, तो 22 रुपीज और यानी 52 रुपीज एट मैक्स बैंक रिटर्न कर पाएगा 100 में से। तो 100 रुपीज आपने लोगों से लिए हैं, आप 52 ही रिटर्न कर पा रहे हो, तो उसमें डिपॉजिटर्स का तो लॉस हो गया, राइट। जिन्होंने ये 100 रुपीज डिपॉजिट किए थे वो पीपल, देवर पीपल, है ना, हम जैसे हाउस होल्ड्स, तो हाउस होल्ड्स का लॉस हो गया। तो PMC बैंक के केस में भी यही हुआ। PMC इज पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। दैट बैंक रैन इनटू प्रॉब्लम्स, NPA साइज बहुत ज्यादा हो गया। इट वाज द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव बैंक जिसका एसेट साइज 11,000 करोड़ रुपीस था, बट दैट बैंक रन इनटू लाइक प्रॉब्लम्स एंड उसके बाद RBI पुट अ मोराटोरियम। मोराटोरियम का मीनिंग ये हुआ, मोराटोरियम के 2-3 मीनिंग है। यहां पे मोराटोरियम का मीनिंग ये हुआ कि डिपॉजिटर्स कैन नॉट विड्रॉ देयर मनी अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मतलब अगर इस बैंक की लायबिलिटी 100 थी और इसके पास 52 रुपीज ही है पे करने के लिए अब लोगों को, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हर बंदा 1 रुपया ही ले सकता है एक दिन में, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि एक तो इनको टाइम मिल जाएगा अपना एसेट साइज बड़ा करने का, और दूसरा होगा कि इनके ऊपर लोड कम हो जाएगा। बैंक विल हैव द टाइम सो दैट दे कैन अर्न बैक देयर मनी एंड पे द यूजर्स बैक। अगर सारे डिपॉजिटर्स एक बार में पैसा मांगने लगेंगे तो बैंक तो दिवालिया हो चुका है। दैट इज कॉल्ड मोराटोरियम पीरियड, मतलब RBI रिस्ट्रिक्ट्स विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक। तो ये समझ में आ गया मोराटोरियम। तो इस केस में क्या हुआ, अब RBI मैंडेट करता है, RBI mandates that all the deposited money, all the money that has been deposited, it should be insured. Insured का मतलब इसका इंश्योरेंस कराओ। मतलब अगर मेरा एक अकाउंट है जो कि 5 लाख रुपए का है किसी बैंक में, है ना, तो बैंक क्या करेगा, बैंक इस अकाउंट के अगेंस्ट एक इंश्योरेंस खरीदेगा। किससे खरीदेगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये एक RBI की इंस्टीट्यूशन है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये कॉर्पोरेशन है, एक कंपनी है। ये कंपनी ओन्ड किसके द्वारा है, RBI द्वारा 100%, ठीक है, RBI की ही कंपनी है। तो RBI कहता है कि अगर आपने एक अकाउंट खोला 5 लाख रुपए, तो इस अकाउंट का आप इंश्योरेंस खरीदो हमसे। इंश्योरेंस किस बात का, कि अगर आपका बैंक NPA में चला जाता है और आपका बैंक की जो पे करने की एबिलिटी है अपने डिपॉजिटर्स को, वो खत्म हो जाती है, इन दैट केस हम आपके डिपॉजिटर्स को पैसा लौटाएंगे अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अब वो एक्सटेंट RBI ने पहले ही डिसाइड कर रखा है। RBI बेसिकली गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ डिसाइड करती है, या गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है RBI वही डिसाइड कर लेता है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ RBI. RBI directs all the banks to purchase insurance from DICGC against their savings deposits. Basically deposits के against आपको इंश्योरेंस परचेज करना पड़ेगा। वो इंश्योरेंस इस बात का अश्योरेंस है कि इन केस आपका बैंक रन में चला जाता है, आपके बैंक प्रॉब्लम्स में चला जाता है, तो आपके जो डिपॉजिटर्स हैं, आपके जो पैसे जिनसे आपने पैसे लिए हैं, हम उनको पे करेंगे अप टू अ सर्टेन लिमिट।
ये है डिपॉजिट इंश्योरेंस। ओके, तो वाई न्यूज? बिकॉज राज्यसभा हैज पास्ड द बिल वेयर इट वाज दिस अमेंडमेंट बिल वाज, अब ये एक बेसिक अमेंडमेंट, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी एक्ट 1961, ठीक है, 1961, ये एक एक्ट है जिसके तहत ये अभी हमने जो भी डिस्कस किया, दिस ऑल हैज बीन मेंशन्ड अंडर दिस एक्ट। जो भी हमने प्रोविजंस अभी देखे, DICGC, हाउ SBI या कोई बैंक, हाउ दे परचेज देयर इंश्योरेंस, तो ये सारा कुछ मेंशन है DICGC एक्ट में। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अमेंड द एक्ट, इसीलिए ये अमेंडमेंट बिल लाया है। अब ये अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड बाय राज्यसभा, ओके, a day before yesterday. Now it will be considered in Lok Sabha and it will be most probably passed, ठीक है। The bill seeks to amend DICGC Act 1961। अब हम देखेंगे कि उस एक्ट में क्या अमेंडमेंट कर रहा है ये बिल, और वो एक्ट ओरिजिनली क्या है, ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज, पहले तो हम ये देखें कि कवरेज क्या है, कि कौन कौन से बैंक कवर्ड हैं इस इंश्योरेंस स्कीम में। The first one is banks covered by DICGC are all the commercial banks, commercial सारे scheduled commercial banks। अब scheduled commercial bank कौन से, scheduled commercial bank कौन से हैं? जो कि RBI एक्ट 1934 में एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल में जिन बैंक्स का नाम लिखा है वो सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को इंश्योरेंस परचेज करना होता है DICGC से, ओके। एंड ऑल्सो द ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स दैट आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, लोकल एरिया बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स एज वेल। मतलब सारे किस्म के बैंक्स जो हैं वो कवर्ड हैं इसके अंदर, DICGC के अंदर। सेकेंड वन इज कोऑपरेटिव बैंक्स, दोज बैंक्स विच आर रजिस्टर्ड एज, ओके। नाउ कोऑपरेटिव को लेके बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है आजकल, एंड वी ऑल्सो सॉ दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हमने अभी एक लेक्चर पहले वाला जो लेक्चर था उसमें ये देखा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के सर्टेन सेक्शंस को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है, ठीक है। तो इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। कोऑपरेटिव सोसाइटीज अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, एग्जाम में आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। नाउ कोऑपरेटिव बैंक कौन से बैंक हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स दो तरीके से फंक्शन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है तो दैट विल बी रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, दैट विल बी। और एक अगर मान लीजिए कोई बैंक है लाइक PMC जो कि एक स्टेट में ही ऑपरेट करता है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, तो कोऑपरेटिव बैंक विल बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज विद इन द स्टेट, ओके। PMC बैंक महाराष्ट्र में ऑपरेट करता है, तो PMC बैंक को महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वहां रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद तो ये तो पहला रजिस्ट्रेशन किस बारे में हुआ? इस बारे में कि हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, ओके। दूसरा रजिस्ट्रेशन उसको RBI साथ करना पड़ेगा इस बात के लिए कि हम एक बैंक भी हैं, तब आप कोऑपरेटिव बैंक बन पाओगे। जब RBI आपको बैंकिंग लाइसेंस इशू करेगा देन ओनली यू कैन, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बिकम अ कोऑपरेटिव बैंक, ओके। तो अब कोऑपरेटिव बैंक का मतलब ये हुआ कि RBI की जो रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग बैंक, है ना, वाइंडिंग अप, है ना, और बैंक अमेलगमेशन, है ना, ये सारी रेगुलेशंस एक कोऑपरेटिव बैंक पे भी लागू होती हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन कौन से बैंक्स कवर्ड हैं DICGC के अंदर? एक तो सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रूरल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, सारे ये बैंक्स कवर्ड हैं DICGC के अंदर, प्लस कोऑपरेटिव बैंक्स एज वेल। वो कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर्ड है, प्लस RBI के साथ भी रजिस्टर्ड है, ओके। नाउ डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज कितना है? सेक्शन 16C ऑफ DICGC एक्ट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट आई मेंशन्ड फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन कि DICGC एक्ट में प्रोविजन है कि कितना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो होगा डिपॉजिटर्स का इंश्योर्ड होगा। तो फॉर राइट नाउ February 2020 में गवर्नमेंट इंक्रीज्ड द इंश्योरेंस फ्रॉम 1 लाख रुपीज टू 5 लाख रुपीज। 1993 में जो इंश्योरेंस कवरेज था दैट वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम 30,000 रुपीज पर डिपॉजिट टू ₹1 लाख रुपीज पर डिपॉजिट। मींस
अगर आपका एक बैंक में अकाउंट है, ओके, अगर आपका बैंक में अकाउंट है 10 लाख रुपीस का, है ना, 10 लाख रुपीस का, तो आप अगर बैंक में आपने 10 लाख रुपीस डिपॉजिट कर रखे हैं और वो बैंक दिवालिया हो गया, वो बैंक बंद होने लगा, लिक्विडेट हो गया, उस केस में आपको 10 लाख रुपीस नहीं मिलेंगे, आपको 5 लाख ही मिलेगा एट मैक्स, 5 लाख अप टू। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड होगा कि हमें कितना मिलेगा? उसका सिंपल प्रोसीजर है कि सबसे पहले बैंक के जो डेप्टर्स हैं, है ना, बैंक के जो डेप्टर्स हैं जिनसे बैंक ने उधार ले रखा है, उसके बाद डिपॉजिटर्स, है ना, अगर मान लो डेप्टर में ही सारा पैसा खत्म हो गया तो डिपॉजिटर को कुछ नहीं मिलेगा, शेयर होल्डर्स को तो मिलेगा ही नहीं कुछ। मतलब अगर कोई भी चीज लिक्विडेशन में जाती है तो सबसे पहले पैसा किसको वापस मिलता है? डेप्टर्स को, जो कि बैंक उस एंटिटी को डेप्ट या लोन देते हैं। ठीक है, तो अगर डेप्टर्स को मिलेगा, अब डेप्टर्स का जो पूरी लायबिलिटी पूरी करने के बाद, डेप्टर्स का सारा पैसा देने के बाद डिपॉजिटर्स के पास लोग आए, अब डिपॉजिटर्स ने कहा आप हमारे पैसे दो, अब बैंक देखेगा कि मेरे पास कितने पैसे बचे हैं, उसके हिसाब से डिपॉजिटर्स को उनकी डिपॉजिट वैल्यू के अकॉर्डिंग एट मैक्स 5 लाख रुपीस देता जाएगा। ये हो गया इंश्योरेंस, ये हो गया कवरेज। ठीक है, now which type of deposits are covered? All savings, fixed and recurring deposits are covered. All the fixed savings and recurring deposits are covered. अब except, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड प्लीज इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपॉजिट कवर्ड अंडर DICGC और डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। मतलब अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट का RBI या किसी इंडियन बैंक में अकाउंट है तो दैट इज नॉट कवर्ड। डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई अकाउंट कवर्ड नहीं है, इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स के अकाउंट कवर्ड है। इंटरबैंक डिपॉजिट्स मतलब अगर SBI का अकाउंट ICICI बैंक में है और ICICI बैंक दिवालिया हो जाता है तो SBI का अकाउंट इज नॉट इंश्योर्ड। ठीक है, डिपॉजिट्स ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, अब इन बैंक्स के भी अकाउंट किसी बैंक में हो तो वो कवर्ड नहीं है। एनी अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अगर SBI का कोई आउटसाइड ब्रांच है तो दैट ब्रांच इज नॉट हैविंग DICGC कवरेज। ओके, एनी अमाउंट, अब वो बैंक अगर SBI का कोई ब्रांच फॉरेन कंट्री में ऑपरेट कर रहा है तो वो ब्रांच ऑफ कोर्स उस कंट्री के हिसाब से, अंडरस्टूड, उस कंट्री के लॉज के हिसाब से डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, इंडिया के कंट्री के हिसाब से लॉज डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं होगा उसमें। मतलब अगर SBI US में ऑपरेट कर रहा है और US में SBI दिवालिया हो जाता है तो US के रेजिडेंट्स इंडियन गवर्नमेंट से क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे पैसे दो। ठीक है, एनी अमाउंट विच हैज बीन स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट बाय द, अगर गवर्नमेंट अप्रूव करती है कि दिस अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम DC लाइक डिपॉजिट इंश्योरेंस तो दैट विल ऑफ कोर्स बी एक्सक्लूडेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और याद रखना। ओके, अब व्हाट आर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स? तो पहले तो ये है कि 5 लाख रुपीस तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा आपके सेविंग्स, रेकरिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट पे। कितने रुपए तक का? 5 लाख रुपीस का। लेकिन एक मेजर चेंज जो हुआ है वो ये है कि इट विल बी प्रोवाइडेड विद इन 90 डेज ऑफ द RBI imposing the moratorium on the bank. Earlier what was the case कि 5 लाख रुपीस इंश्योरेंस तो था, ठीक है, बट वो इंश्योरेंस क्लेम कब होता था? जब बैंक लिक्विडेट हो जाता था। अब ये बैंक लिक्विडेशन में 6-7 साल का टाइम लग जाता है, तो उतने तक में लोगों के सारे पैसे गवर्नमेंट के पास या DICGC के पास रहते थे। पीपल वर नॉट एबल टू क्लेम देयर ओन मनी बिफोर द बैंक गॉट लिक्विडेटेड। अब क्या है कि जैसे ही अगर कोई बैंक बहुत स्ट्रेस्ड हो गया तो RBI विल पुट अ मोरेटोरियम ऑन दैट, और उस मोरेटोरियम पीरियड में ही 90 डेज के अंदर DICGC विल हैव टू प्रोवाइड इंश्योरेंस अप टू ₹5 लाख टू ऑल द डिपॉजिटर्स। ओके, तो ये एक टाइम लिमिट सेट कर दी गई है कि 90 डेज के अंदर ही अगर किसी बैंक के ऊपर मोरेटोरियम इंपोज कर देती है RBI तो उस मोरेटोरियम इंपोज होने के 90 डेज के अंदर ही the depositors will be provided with what? Their insurance of rupees up to 5 lakh. अब इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? आपको इंश्योरेंस परचेज करते हो तो यू ऑफ कोर्स पे सम प्रीमियम ऑन दैट। लाइक आप अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते हो
तो आप पूरे ईयर में कुछ प्रीमियम पे करते हो कि भाई मैं अब मुझे 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे दो, मैं हर साल 5,000 रुपए दूंगा, तो दैट 5,000 इज कॉल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहां पे क्या है कि जितने बैंक के पास डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, अगर किसी बैंक के पास 1,000 रुपए का टोटल डिपॉजिट है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अज्यूम करते हैं, तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 10 पैसे फॉर एवरी ₹100। अब 1,000 रुपीज का टोटल डिपॉजिट है, ठीक है, तो 1,000 बाई 100 कितना हो गया, 10। तो आपको 10 इंटू 10 पैसा यानी 1 रुपीज। अगर किसी के पास 1,000 रुपीज का डिपॉजिट है तो उसको 1 रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना होगा। किसे? डी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को। अंडरस्टूड? मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब यह है कि एक जो बैंक है वो इंश्योरेंस परचेज करने के बाद हाउ मच मनी विल इट हैव टू पे एज एन इंश्योरेंस प्रीमियम, तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय 10 पैसा फॉर एवरी ₹100। ठीक है, 10 पैसा फॉर एवरी ₹100 डिपॉजिटेड। तो इफ अ बैंक इज हैविंग 10,000 या 1,000 रुपीज एज डिपॉजिट, तो उसको 100 से डिवाइड कर दो और 10 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो, उतने रुपए उसको देने पड़ेंगे DICGC को। तो ये अर्लियर दिस वाज द लिमिटेशन। नाउ व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग इज थ्रू द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट नाउ यू कैन इंक्रीज अप टू 20%। ठीक है, कितना? टू 12 पैसा, ठीक है, 20% मिनिमम और 50% मैक्सिमम तक इंश्योरेंस प्रीमियम को DICGC इंक्रीज कर सकता है। पहले फिक्स था 10 पैसे पर 100 रुपीज, अब क्या है 10 पैसे का 20% कितना हो गया, अगर ऐड कर दें तो 12 पैसा, ठीक है, और 50% ऐड कर दें तो 15 पैसा। यानी अब DICGC जो है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, दैट कैन इंक्रीज द प्रीमियम फ्रॉम 10 पैसा टू 12 पैसा, 12 पैसा टू 15 पैसा। 15 पैसा इज द मैक्सिमम लिमिट सेट। ओके, 15 पैसा पर 100 रुपीज। Okay, this will raise the coverage of, now this law will raise the coverage, जो coverage ratio है, ठीक है, जो amount of deposit that has been covered will be increased to 98.3%. 98.3% of depositors will now be covered under the deposit insurance. ठीक है, यानी 98.3% लोगों का डिपॉजिट जो है वो कवर्ड हो जाएगा इंश्योरेंस स्कीम के अंदर, है ना। एंड 50.9% ऑफ द डिपॉजिट्स बाय वैल्यू, मतलब 98.3% तो लोगों का डिपॉजिट, और टोटल डिपॉजिट्स की अगर वैल्यू की बात करें तो लगभग आधा डिपॉजिट विल बी कवर्ड। ओके, दैट मीन्स ए वेरी स्टार्क फैक्ट दैट कम्स आउट फ्रॉम हियर इज ओनली 2% ऑफ पीपल आर हैविंग मोर देन 50% ऑफ द वेल्थ इन द बैंकिंग सिस्टम। Okay, a bit about DICGC. I already talked about that. It was formed in 1978 under the DICGC Act 1961. ठीक है, it is a deposit guarantee. Of course, the bank purchases insurance from DICGC. It is fully owned subsidiary of RBI. This is the very important thing that we need to remember. And it has 3 funds: deposit insurance fund, credit guarantee fund, and general fund. General fund is used for administrative expenses. Credit guarantee fund is used for providing credit guarantee against the loans that the government schemes are run. And deposit insurance is provided against, as we talked about, the bank insurance, the bank deposits. Okay, so that is all about deposit insurance, credit guarantee, amendment bill 2021 that is being brought.